अमरावती में पहली बार कमल लोकसभा में मतदाताओं को दिखाई देगा ईवीएम पर, और पंजा लगभग 30 वर्षों बाद शायद प्रतिभाताई पाटिल और उषाताई चौधरी जब चुनाव लड़ी थी, जब हमारे यहाँ पंजा 1991 में, उसके बाद जब सुदाम देशमुख थे तब पंजा था। मुझे नहीं लगता है कि यदि नवनीत राणा को भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवारी यदि भारतीय जनता पार्टी दे देती है, कमल उनके हाथ में थमा देती है और नवनीत राणा भाजपा में प्रवेश कर लेती है, तो भाजपा के किसी भी नेता में इतनी हिम्मत हो कि वो भाजपा के वो शीर्ष नेताओं के इस फैसले के खिलाफ जाए। जी, ये भाजपा 2 सीटों वाली भाजपा नहीं है जी। ये भाजपा साम दाम दंड भेद से चलने वाली पार्टी है जी, और उसे केवल जीतना है जी। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अमित शाह कह चुके हैं कि उनके उम्मीदवार चयन का एकमात्र मानक रहता है कि जो उम्मीदवार जीत सकता है उसे उम्मीदवारी दी जाए। ये बदली हुई भाजपा है जी। हम जो भाजपा की बात कर रहे हैं वो मोदी के पहले वाली भाजपा जी। अब जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, जब से अब ये बदली हुई भाजपा है जी, जो देश की हर एक सीट पर चुनावी तैयारी करती है जी। बच्चू कडू अंत तक अपने पत्ते खोलते नहीं हैं, और जब उन्हें लगता है कि विधानसभा चुनाव के दृष्टिकोण से उन्हें क्या बेनिफिशियल है जी, उस हिसाब से वे लोकसभा में कार्ड खेलते हैं जी। भारतीय जनता पार्टी के पास प्लान ए प्लान बी दोनों तैयार है जी। प्लान ए तो सबके सामने उजागर है कि यदि जात प्रमाण पत्र नवनीत राणा का वैध ठहराया जाता है तो निश्चित तौर पे कमल के चुनाव चिन्ह पर नवनीत राणा यहाँ से चुनाव लड़ेगी, और यदि जात प्रमाण पत्र का मामला नवनीत राणा के पक्ष में नहीं आता है तो भाजपा का प्लान बी तैयार है। प्लान बी में जैसे कि भाजपा हमेशा चौंकाती है, कहीं चौंकाने वाले फैसले सामने आ सकते हैं। कांग्रेस तो चाहती थी कि ये सीट उसके लिए छूटे, लेकिन उद्धव ठाकरे ने ये सीट कांग्रेस के लिए क्यों छोड़ी? राजनीति के जानकार आज भी ये बात समझ नहीं पा रहे हैं, हम पत्रकार ये बात समझ नहीं पा रहे हैं। यदि जैसी खबरें मिल रही है वो सही साबित होती है, कांग्रेस के बड़वंत वानखड़े को यह उम्मीदवारी मिलती है जी, तो शिवसेना ने यह सीट क्यों छोड़ी, ये सबके समझ से परे है। नमस्कार, मैं चंद्रप्रकाश दुबे, आप सभी का अमरावती मंडल की इस विशेष चुनावी परिचर्चा में स्वागत है। मेरे साथ हैं अमरावती मंडल और मंडल न्यूज़ के संपादक अनिल अग्रवाल जी, और मेरे साथ हैं हमारे संपादकीय सहयोगी संजय पंड्या जी। पिछले शनिवार को केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव की घोषणा कर दी। अमरावती संसदीय सीट पर 26 अप्रैल को मतदान होना है, और चुनावी धामधूम, चुनावी गहमागहमी शहर सहित जिले में काफ़ी हद तक शुरू हो गई है। तो इसी विषय पर एक चुनावी परिचर्चा आज हम लोग अपने संपादक जी के साथ कर रहे हैं। अनिल जी, इस समय जो चुनावी सिनेरियो चल रहा है, इस समय जो भी राजनीतिक गहमागहमियाँ चल रही हैं, तो ऊपरी तौर पर, सरासरी तौर पर, चूंकि अभी तक किसी का उम्मीदवार ही आधिकारिक तौर पर डिक्लेयर ही नहीं हुआ है, तो इस समय की राजनीतिक स्थिति को आप किस तरह से देखते हैं? आज 2 बड़े घटनाक्रम हुए। एक बड़ा घटनाक्रम ऐसा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता देवेंद्र फडणवीस जी, इन्होंने अमरावती लोकसभा सीट को लेकर अकोला के पार्टी कार्यक्रम में बयान दिया कि अमरावती लोकसभा सीट से कमल ही चुनाव लड़ेगा जी। मतलब एनडीए की ओर से यह साफ हो चुका है कि अब यहाँ पर न तो वाईएसपी मतलब नवनीत राणा की पार्टी चुनाव लड़ेगी, न तो यहाँ पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना चुनाव लड़ेगी, और न अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। यहाँ पहली बार अमरावती लोकसभा में पहली बार कमल खड़ा होगा। और दूसरा सबसे बड़ा घटनाक्रम जो हमारी पत्रकारों की अंदरूनी खबर है कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ओर से कांग्रेस की जिले की नेता यशोमती ठाकुर को एक फ़ोन किया गया है, जिसमें कंफर्म किया गया है कि बड़वंत वानखड़े को कांग्रेस की सीट तय हो चुकी है, केवल औपचारिक घोषणा बाकी है। ये भी अपने आप में एक इतिहास रहेगा कि अमरावती संसदीय सीट पर एक लंबे समय बाद पंजा दिखाई देगा, और शायद पहली बार कमल चुनाव चिन्ह दिखाई देगा। तो ये जो एक ऐतिहासिक भिड़ंत देश के 2 प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच अमरावती संसदीय सीट पर पहली बार सीधे तौर पर होगी, इसे आप किस तरह देखते हैं? हाँ, ये आपने सही कहा है कि अमरावती में पहली बार कमल लोकसभा में मतदाताओं को दिखाई देगा ईवीएम पर, और पंजा लगभग 30 वर्षों बाद शायद प्रतिभाताई पाटिल और उषाताई चौधरी जब चुनाव लड़ी थी, जब हमारे यहाँ पंजा 1991 में
उसके बाद जब सुदाम देशमुख थे तब पंजा था, लेकिन जब से आरक्षित यह सीट हुई है तब से यहाँ पंजा कहीं दिखाई नहीं दिया। पहली बार कांग्रेस अपने अधिकृत, अगर जो हमें जो खबरें मिली है वो अगर सही साबित होती है तो पहली बार कमल और पंजा सामने होगा, ये निश्चित है। अनिल जी, आज तक के भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की जब तक यहाँ युति रही, अमरावती संसदीय सीट हमेशा से शिवसेना के हिस्से में रहा, तो यहाँ पर भाजपा ने कभी संसदीय तैयारियाँ की ही नहीं। और चूंकि इस समय ये SC रिजर्व सीट है और बीजेपी को यहाँ से चुनाव लड़ना है, तो आपको ऐसा लगता है कि इस समय बीजेपी के पास में ऐसा कुछ सशक्त इतने कम समय में कोई उम्मीदवार खड़ा हो जाएगा पार्टी के भीतर से? नहीं, दो बातें हैं। ये बदली हुई भाजपा है जी। हम जो भाजपा की बात कर रहे हैं वो मोदी के पहले वाली भाजपा थी जी। अब जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, जब से अब ये बदली हुई भाजपा है जी, जो देश की हर एक सीट पर चुनावी तैयारी करती है जी। और महाराष्ट्र पर तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो शीर्ष 3 नेता है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नवीन शाह और जेपी नड्डा, इन तीनों का विशेष ध्यान है जी। महाराष्ट्र में उन्होंने काफ़ी कोशिशें की है कि वे 48 की 48 सीटें जीते। इसके लिए उन्होंने शिवसेना फोड़ी, इसके लिए उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस को विभाजित किया, इसके लिए उन्हें अब जो दिखाई दे रहा है राज ठाकरे को भी वे NDA में शामिल कर रहे हैं, नए दोस्त बनाए, पुराने दोस्तों से नाता तोड़ा। इसलिए अमरावती लोकसभा सीट पर उनके कई प्लान तैयार थे, क्योंकि अमरावती की जो विद्यमान सांसद है उनके जात प्रमाण पत्र का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में क्लोज फॉर ऑर्डर हो चुका है, उस पर रिजल्ट आना बाकी है जी। और सुप्रीम कोर्ट के रिजल्ट को लेकर हम कुछ भी स्पष्ट नहीं कह सकते हैं जी। सुप्रीम कोर्ट का रिजल्ट किसी भी और बैठ सकता है। ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के पास प्लान A प्लान B दोनों तैयार हैं जी। प्लान A तो सबके सामने उजागर है कि यदि जात प्रमाण पत्र नवनीत राणा का वैध ठहराया जाता है तो निश्चित तौर पे कमल के चुनाव चिन्ह पर नवनीत राणा यहाँ से चुनाव लड़ेगी। और यदि जात प्रमाण पत्र का मामला नवनीत राणा के पक्ष में नहीं आता है तो भाजपा का प्लान B तैयार है। प्लान B में जैसे कि भाजपा हमेशा चौंकाती है, कहीं चौंकाने वाले फैसले सामने आ सकते हैं। जी, अगर मान लीजिए ऐसा हम मान कर चलते हैं कि किसी वजह से नवनीत राणा का जाति प्रमाण पत्र जो है ये वैध नहीं पाया जाता है सुप्रीम कोर्ट में, और चूंकि यहाँ पर पूर्व सांसद आनंदराव अड़सूल जो राणा के कट्टर प्रतिद्वंदी भी रहे पिछले चुनाव तक, अगर वो यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो आपको इस बात की संभावना लगती है कि वो धनुष बाण के बदले कमल चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे? देखो, इसके लिए मैं आपको अमरावती विधानसभा के 2019 के चुनाव में ले जाऊँगा, जब यहाँ कांग्रेस की सीट के लिए ऐसा माना जा रहा था कि राष्ट्रवादी की सीट पर खोल के यहाँ चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस की सीट सुनील देशमुख को मिलेगी जी। लेकिन उस समय कांग्रेस के गठबंधन में शामिल अजीत पवार के कहने पर कांग्रेस ने उनके लिए सीट छोड़ी थी और अजीत पवार ने दूसरी सीट कहीं कांग्रेस के कोटे से ली थी। मुझे लगता है कि यदि जात प्रमाण पत्र अवैध ठहराया जाता है तो वो फार्मूला जस की तस लोकसभा में सिद्ध होगा, लोकसभा में साबित होगा। एकनाथ शिंदे की सहमति पर आनंदराव अड़सूल को चुनाव लड़ाया जा सकता है भाजपा की ओर से जी। और भाजपा के एकनाथ शिंदे की सहमति, जैसा मैंने कहा, और मेरी ये भी जानकारी है कि आनंदराव अड़सूल ने भी अपना मन बनाया है जी कि यदि यहाँ पर उन्हें कमल का चुनाव चिन्ह दें तो एकनाथ शिंदे की सहमति से वे कमल भी थाम सकते हैं। जी, अगर हम अभी तक हम बात कर रहे हैं लगभग महायुति की, अगर हम महाविकास आघाड़ी की तरफ चलते हैं तो ये लगभग तय माना जा रहा है, जैसा हमारी बातचीत की शुरुआत में भी हमने कहा कि यहाँ से कांग्रेस का प्रत्याशी पंजाब चुनाव चिन्ह पर लड़ सकता है। शिवसेना शिंदे गुट या शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट, दोनों धड़ों का अमरावती लोकसभा सीट पर दावा ये है कि भाई ये यहाँ पर इसके पहले शिवसेना हमेशा से जीतती आई है। तो महाविकास आघाड़ी में अभी भी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, ये खबर चल रही है। आपको लगता है कि शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी वाला जो गुट है वो अब जो थोड़ा सा सक्रिय हुआ है कि बीच में वो लोग मुंबई भी जाकर आए, और तो उनका भी इस पर कुछ दावा बनेगा, ऐसा लगता है? नहीं, देखो, मैं इसके लिए एक बात अवश्य कहूँगा जी कि शिवसेना उभाटा और उसके जिले के नेताओं की परिस्थिति ऐसी हो चुकी है, कहावत है हिंदी में जी कि चिड़िया चुग गई खेत जी।
चिड़िया चुग गई खेत वाला मामला शिवसेना उबाटा के जिले पर बहुत मजबूत बैठता है अमरावती लोकसभा पर जी। और मुझे इससे ज़्यादा आश्चर्य आता है उद्धव ठाकरे के फैसलों पर। जी। ये सीट महाराष्ट्र में 4 जो सेक्शन है, जैसा एक पश्चिम महाराष्ट्र, एक मराठवाड़ा, एक मुंबई और एक विदर्भ। जी। विदर्भ में सबसे मजबूत और सबसे क्या कहते हैं कि शिवसेना को एक मराठी में कहते हैं कि पोषक वातावरण असलेली बाले किल्ला जिसको वो कहते हैं कि बाले किल्ला वाली सीट उद्धव ठाकरे ने क्यों छोड़ने की मानसिकता बनाई, इस पर भी आने वाले 2-3 दिनों में रुख स्पष्ट होगा। विदर्भ में सबसे मजबूत सीट थी, इस बार की परिस्थितियां अलग थी, इस बार उनके पास स्थानीय उम्मीदवार के रूप में दिनेश बुक थे, फिर भी उन्होंने क्यों छोड़ी। एक जानकारी निकल कर सामने आती है कि यहाँ की कांग्रेस की नेता यशोमती ठाकुर ने 6 माह पहले ही उद्धव ठाकरे को कन्विंस कर लिया था जी कि ये सीट कांग्रेस के लिए छोड़ी जाए, और यदि ये सीट कांग्रेस के लिए छोड़ी जाती है तो बड़वंत मानखड़े उनके पास उम्मीदवार थे जी। उन्होंने उद्धव ठाकरे से, हालांकि ये हमारे इंटरव्यू में यशोमती ठाकुर इस बात को नकार चुकी है जी, लेकिन वे सफल हो पाई थी उद्धव ठाकरे को कन्विंस करने में जी कि ये सीट कांग्रेस के लिए छोड़ी जाए। कांग्रेस तो चाहती थी कि ये सीट उसके लिए छूटे, लेकिन उद्धव ठाकरे ने ये सीट कांग्रेस के लिए क्यों छोड़ी, राजनीति के जानकार आज भी ये बात समझ नहीं पा रहे हैं, हम पत्रकार ये बात समझ नहीं पा रहे हैं। यदि जैसी खबरें मिल रही है वो सही साबित होती है, कांग्रेस के बड़वंत वानखड़े को यह उम्मीदवारी मिलती है जी, तो शिवसेना ने यह सीट क्यों छोड़ी, ये सबके समझ से परे हैं जी। एक इसमें संभावना मुझे जो दिखती है, शिवसेना के स्थानीय नेताओं की गुटबाजी जी, जिस पर अब तक आनंदराव अरसुड़ कमांड लगाए हुए थे। एक है ना कि न तुला न मला न तुला न घाल तीसरा ला जी। शिवसेना वाली परिस्थिति वही थी अब तक कि बाहरी उम्मीदवार पिछले 4 चुनावों से यहाँ पे लादा गया था आनंदराव अरसुड़ के रूप में, इसलिए स्थानीय गठतट जो थे वो हावी नहीं थे जी। लेकिन मुझे लगता है कि जिले के शिवसेना नेताओं ने बहुत चतुराईपूर्ण तरीके से दिनेश बुक का राजनीतिक गेम किया है। पिछले 1 साल से शिवसेना के स्थानीय नेता, वरिष्ठ स्थानीय के जो नेता हैं जी, वे एकजुट होकर कभी नहीं बैठे जी। जब अरविंद सावंत अमरावती में आते थे या शिवसेना का कोई दूसरा बड़ा नेता आता था तो उसके सामने एकजुटता बताई जाती थी जी। वे जाने के बाद एकजुटता कभी बताई नहीं गई, कभी शिवसेना का कोई बड़ा सम्मेलन लिया नहीं गया। हमने सुधीर सूर्यवंशी से भी ये प्रश्न पूछा था तो इसका वो उत्तर नहीं दे पाए। अब जबकि उन्हें विश्वास हो चुका है कि यह सीट कांग्रेस के कोटे में गई है जी, तो सांप जाने के बाद लाठी पीटने वाली जैसी बातें हो रही है। आज जो सम्मेलन लिया गया उस सम्मेलन में मैं शिवसेना के था उपस्थित पत्रकार के रूप में, मैंने देखा कि अब शिवसेना के स्थानीय जिले के सभी नेता वहाँ इकट्ठा थे, सब बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। लेकिन मुझे बताइए, चुनाव घोषित होने के बाद पार्टी का पहला सम्मेलन समझ से परे है। बिल्कुल। अनिल जी, मैं एक सवाल और करूँगा। अभी तक जैसे एनडीए के साथ नवनीत राणा जुड़ी रही है और उसका प्रबल दावा है भाजपा का, जाति वैधता प्रमाण पत्र यदि उसके पक्ष में रिजल्ट आता है सुप्रीम कोर्ट का, तो स्थानिक स्तर पर भाजपा की अभी 2 दिन पहले या कल ही बैठक हुई, उसमें जिस तरह असंतोष दिखा उम्मीदवारी को लेकर, क्या यहाँ से भाजपा के लोग काम करेंगे यदि उसको भाजपा की उम्मीदवारी मिली तो? इसके लिए 2 बातों को हमको समझना होगा। ये चुनाव मोदी का चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी में, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके किसी नेता में इतना दम नहीं है कि मोदी के चुनाव में दखलंदाजी करे या पार्टी के लिए गए निर्णयों के खिलाफ जाए। क्योंकि यहाँ जितने भी नेता हैं, यहाँ केवल एक विधायक है जिले में, प्रताप अड़सड़, वे भी आते हैं वर्धा लोकसभा क्षेत्र में। यहाँ एक एमएलसी है प्रवीण पोटे के रूप में। प्रवीण पोटे को भी अपना राजनीतिक जीवन या राजनीतिक भविष्य देखना है और भारतीय जनता पार्टी का डिसेंट्रलाइज स्तर पर, विकेंद्रीकृत तरीके से जितना काम है पार्टी स्तर पर, मुझे नहीं लगता है कि यदि नवनीत राणा को भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवारी यदि भारतीय जनता पार्टी दे देती है, कमल उनके हाथ में थमा देती है और नवनीत राणा भाजपा में प्रवेश कर लेती है, तो भाजपा के किसी भी नेता में इतनी हिम्मत हो
कि वो भाजपा के वो शीर्ष नेताओं के इस फैसले के खिलाफ जाए, उन्हें काम करना ही पड़ेगा। ये बात अलग है कि जब तक नवनीत राणा अधिकृत तौर पर भाजपा में नहीं जाती है, जब तक नवनीत राणा अधिकृत तौर पर कमल चुनाव चिन्ह लेकर चुनाव मैदान में नहीं उतरती है, तो वे नवनीत राणा के खिलाफ बोल सकते हैं। उसका भी कारण यह है कि नवनीत राणा और रवि राणा की एक चुनावी या राजनीतिक रणनीति रही है कि वे हमेशा स्थानीय नेताओं को निशाना बनाकर ही बढ़े हुए हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि यदि नवनीत राणा को कमल दिया जाता है तो कोई भाजपा का कोई स्थानीय नेता उनके विरोध में जाएगा। अनिल जी, यहाँ पर सन 2014 का चुनाव हम 1 मिनट के लिए याद कर लेते हैं। सन 2014 के लोकसभा चुनाव में नवनीत राणा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी थी। उस समय संजय खोड़के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव हुआ करते थे और संजय खोड़के ने शरद पवार के खिलाफ उस समय खुली बगावत कर दी थी। और मेरे ख्याल से वो पत्रकार परिषद में आप भी थे, मैं भी था, जो होटल ग्रैंड महफिल में हुई थी, और संजय खोड़के ने बाहर आतिशबाजी और पटाखे फोड़े थे। उसके बाद में फिर 2019 का लोकसभा चुनाव आता है और नवनीत राणा फिर से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के समर्थन से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ती हैं। तब तक के ये जो है संजय खोड़के, ये उस समय कांग्रेस में थे प्रदेश उपाध्यक्ष के तौर पर, लेकिन उन्होंने अपने आप को निष्क्रिय रखा था। वो चुनाव में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया था, प्रचार में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया था। लगभग उसी स्थिति के आसपास इस समय बीजेपी पहुंच रही है, चाहे वो नवनीत राणा को बाहर से समर्थन दे या वो नवनीत राणा को अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाए, लेकिन कमोबेश हालात उस तरह के बन रहे हैं जो 2014 और 2019 में कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस के गठबंधन में हुआ करते थे। ऐसा नहीं लगता आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता है। इसका कारण है, हम दो अलग अलग पार्टियों की बात कर रहे हैं जी। एक बात कर रहे हैं शरद पवार की राष्ट्रवादी और एक बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की भाजपा जी। ये भाजपा नरेंद्र मोदी की भाजपा है जी। ये भाजपा अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा नहीं है जी। ये भाजपा 2 सीटों वाली भाजपा नहीं है जी। ये भाजपा साम दाम दंड भेद से चलने वाली पार्टी है जी। और उसे केवल जीतना है जी। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अमित शाह कह चुके हैं कि उनके उम्मीदवार चयन का एकमात्र मानक रहता है कि जो उम्मीदवार जीत सकता है उसे उम्मीदवारी दी जाए। और दूसरी ये भी बात स्पष्ट है कि नवनीत राणा को बाहर से उम्मीदवारी देने का कोई विषय नहीं बचा। आज जब दोपहर में देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यहाँ कमल ही चुनाव लड़ेगा, इसका मतलब नवनीत राणा यदि लड़ती है चुनाव तो वो केवल कमल चुनाव चिन्ह लेकर लड़ेगी। दूसरा आपका कहना है, जो मैं इशारा समझ रहा हूँ कि जिस तरह खोड़ के बाहर गए थे, वे शांत रहे थे, उस तरह यहाँ के भाजपा नेता जाएंगे बाहर जाएंगे और शांत होंगे। पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी के पास उतना मास लीडर अभी जिले में है नहीं जी, जिसकी पूरे जिले में पकड़ हो, पहली बात। दूसरी बात, ये बदली हुई भाजपा है जी। यहाँ बदली हुई भाजपा में समझौते, पार्टी में अंतर्गत रूप से ब्लैकमेलिंग, चेतावनियाँ नहीं चलती हैं जी। यहाँ एकमात्र आदेश चलता है जी। और यदि आदेश रहता है कि नवनीत राणा को अगर चुनाव लड़ाया जाएगा तो देख लेना आपने, हम सब तीनों यहाँ बैठे हैं, आपने सब देख लेना कि नवनीत राणा यदि कमल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ती है तो सारे भाजपा नेता लाइन लगाकर उनका काम करेंगे। इस चुनाव में अनिल जी, जैसे पिछले दिनों काफ़ी दौरे हुए वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर अमरावती संसदीय क्षेत्र से उन्होंने बोला हुआ है कि चुनाव लड़ेंगे। महाविकास आघाड़ी की तरफ से उनके बातचीत नहीं हो पाई, जम नहीं पाया उनका। अमरावती से चुनाव लड़ने वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे, उनकी भूमिका क्या रहेंगी? देखो, एक बात संजय जी, मैं फिर से कह रहा हूँ कि इस बार बदला हुआ चुनाव है। इस बार बड़वंत वानखड़े ये हिंदू दलित नहीं है, बौद्ध दलित है। और ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि जितनी आम्बेडकरवादी पार्टियां हैं उनको बहुत सोच समझकर फैसला लेना होगा, क्योंकि दलित जनता नहीं चाहेगी कि उनका उम्मीदवार हारे। पहली बार आया है, इसके पहले दादा साहब गवई आए थे जो एक बार चुने थे, उसके बाद आपको याद होगा डॉक्टर राजेंद्र गवई 30,000 वोटों से हारे थे, क्योंकि आम्बेडकरवादी मतदाताओं का विभाजन हुआ था। इस बार मुझे लगता है कि वंचित आघाड़ी के प्रकाश आंबेडकर का ले लीजिए या आनंदराज आंबेडकर ले लीजिए, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर के दूसरे नातू, या इसके अलावा रामदास आठवले ले लीजिए, जोगेंद्र कवाड़े ले लीजिए,
या डॉक्टर राजेंद्र गवई ले लीजिए, इनको जो भी फैसला लेना होगा ये इनके अस्तित्व वाला सवाल होगा। यदि इनके फैसले लिए जाने के बाद कमोबेश गलती से वोट काटने के कारण यदि आप मान लीजिए कि बलवंत वानखड़े हारते हैं तो इनकी पूरे महाराष्ट्र में किरकिरी होगी मुझे लगता है। इसलिए जो भी ये फैसला लेंगे बड़ी सोच समझ कर फैसला लेंगे। प्रकाश आंबेडकर जी के बारे में आपने कहा है, प्रकाश आंबेडकर जी रोज़ अपनी व्यूह रचना बदल रहे हैं। इसके पहले उन्होंने व्यूह रचना रखी थी, 27 सीटें महाविकास आघाड़ी को मांगी थी, फिर महाविकास आघाड़ी की ओर से उन्हें 4 सीटों का ऑफर दिया गया। फिर उन्होंने कल एक बयान दिया कि बेशर्त महाराष्ट्र में कांग्रेस को केवल 7 सीटों पर समर्थन देंगे। अब 7 सीटों पर समर्थन वाली बात मुझे समझ में नहीं आई कि एक तरफ तो 7 सीटों पर समर्थन देंगे और बची हुई सीटों पर उनके खिलाफ उम्मीदवार खड़ा करेंगे। यानी इसका मतलब क्या प्रकाश आंबेडकर भी अपने आप में इस चक्रव्यूह में, महाविकास आघाड़ी के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं? क्योंकि इस बार महाविकास आघाड़ी के किसी भी नेता ने, बड़े नेता ने प्रकाश आंबेडकर को अब तक निशाना नहीं बनाया है। आज पहली बार संजय राउत का उनको लेकर एक बयान आया है, इसके पहले पिछले 6 महीनों में कोई बयान उनके खिलाफ नहीं आया। तो मुझे लगता है कि अमरावती की सीट पर आंबेडकरवादी पार्टियां भी बड़ा फूक कर कदम रखेगी। ऐसे में बलवंत वानखड़े प्रभावी रहेंगे? नहीं, अभी ये हम नहीं कह सकते कौन प्रभावी रहेगा। इसलिए नहीं कह सकते कि अभी घोड़ा मैदान तय होना बाकी है, मैदान में कौन उतरेगा ये तय होना बाकी है। हम मानकर चल रहे हैं कि बलवंत वानखड़े को कांग्रेस की उम्मीदवारी घोषित हो चुकी है, हम मानकर चल रहे हैं कि नवनीत राणा भाजपा से चुनाव लड़ेगी। लेकिन ये आने वाले 2 दिनों में मुझे लगता है कि अगले 48 घंटे महत्वपूर्ण रहेंगे। अगले 48 घंटों में एक बात स्पष्ट हो जाएगी कि यहाँ से कौन चुनाव लड़ेगा और उम्मीदवारी कैसे मिलेगी। ये लेकिन अपने आप में बड़ी बात नहीं है अनिल जी की महाविकास आघाड़ी में अब तक वंचित बहुजन आघाड़ी की पूछ परख या नज़दीकी ये शिवसेना में ही थी। उद्धव ठाकरे के साथ में ही उनका काफ़ी हद तक एक मेलजोल था। कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से वंचित बहुजन आघाड़ी की एक सुरक्षित अंतर ठेवा वाला हिसाब किताब चल रहा था। संजय राउत पहली बार उनके खिलाफ मुखर होकर बोलते हैं, यानी कहीं ना कहीं वंचित बहुजन आघाड़ी और महाविकास आघाड़ी के बीच में नज़दीकी होने की संभावनाएं कुछ हद तक घट गई हैं, ऐसा लगता है? नहीं, वंचित आघाड़ी वाला मामला सीपी आप थोड़ा सा पीछे जाकर देखो। आप कह रहे हो कि शिवसेना से नज़दीकी थी, उन्होंने ऑफर दिया है कांग्रेस को। वंचित आघाड़ी के जो नेता है सम्माननीय प्रकाश जी आंबेडकर जी, प्रकाश जी आंबेडकर से मेरी जानकारी के हिसाब से कोई भी नेता बात करने राजनीतिक रूप से बहुत घबराता है। अच्छा जी। प्रकाश जी आंबेडकर कब कौन सा क्या पैंतरा अपनाएंगे राजनीति का, ये अंदाज लगाना बहुत मुश्किल होता है जी। उन्होंने पहले राहुल गांधी से अपनी नज़दीकियाँ बताई, फिर उन्होंने बताया कि मैं शिवसेना से ज़्यादा नज़दीक हूँ। अब वो बता रहा है कि फिर वो कांग्रेस से ज़्यादा नज़दीक है जी। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस बार वो अमरावती लोकसभा में बहुत ज़्यादा अपना रोल अदा करेंगे। हालांकि उनके पुत्र के बारे में यहाँ की जिला शाखा ये तय कर चुकी है कि वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से उनके पुत्र ने यहाँ चुनाव लड़ना चाहिए जी। अब की बार इस चुनाव में 2014-2019 के लोकसभा चुनाव में एक पार्टी ऐसी थी जिसका परफॉर्मेंस फिर भी काफ़ी उल्लेखनीय था और वो अब तक पूरे सीन में कहीं नहीं दिखाई दे रही, बहुजन समाज पार्टी। तो आपको लगता है कि वो एंड टाइम पे अंडरडॉग जैसा कुछ होगा? नहीं, अब मुझे नहीं लगता है। बहुजन समाज पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से हम यहाँ तक नीचे तक बात करें तो मायावती भी खुद अपने आप को बैकडोर में रखे हुए है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी का बहुत ज़्यादा असर यहाँ पड़ेगा। हाँ, कैडर वोट है, वो कैडर वोट कुछ भी हो जाए, वो उनके उम्मीदवार यदि खड़े होते हैं तो उनके कैडर वोट उनको मिलेंगे। अब कैडर वोट कितने हैं इसका अंदाज लगाना फिलहाल बहुत थोड़ा सा मुश्किल है। महायुति में इस समय अमरावती जिले में एक बड़े प्रभावी नेता हैं बच्चू कडू, जिनके जो 2 विधायक हैं, बच्चू कडू और राजकुमार पटेल। उनका भी सरकार के साथ में कुछ हद तक के टकराव चलता रहता है, उनकी अपनी एक राजनीतिक विचारधारा है। उन्होंने भी ऐलान किया था कि अमरावती संसदीय सीट पर प्रहार का प्रत्याशी रहेगा। आपको क्या लगता है कि ये जो राजनीतिक स्थितियां चल रही हैं, इन राजनीतिक स्थितियों में अब बच्चू कडू की यहाँ से क्या भूमिका हो सकती है? मुझे लगता है कि बच्चू कडू की राजनीति हर लोकसभा में तय होती है उसके बाद 4 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए जी। आप मई में जैसे ही, जून में जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म होंगे उसके 2 से 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगेगी।
इसलिए बच्चू कडू को मैं जो देख रहा हूँ पिछले 3 लोकसभा चुनावों से मैं फॉलो कर रहा हूँ बच्चू कडू की राजनीति। बच्चू कडू की प्रहार पार्टी का कल सम्मेलन है जी। बच्चू कडू चुनाव डिक्लेयर होने के बाद हर बार सम्मेलन लेते हैं जी। इसके पहले उन्होंने 3 बार सम्मेलन लिया अचलपुर में जी, जिसको वो कोर कमेटी की बैठक कहते हैं, सम्मेलन कहते हैं, कार्यकर्ताओं की मीटिंग कहते हैं, जो भी कह लेते हैं। मैंने वो उसमें से 2 मीटिंग कवर की थी जी, और कुछ ऐसी राजनीतिक बातें हुई थी बच्चू कडू के साथ जो यहाँ बताना मुझे लगता है कि अच्छा नहीं है। बच्चू कडू धीरे धीरे देखते हैं कि क्या हो रहा है जी। अभी बच्चू कडू फंसे हुए हैं कि पिछला जो उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा था वो केवल 10,000 वोट से जीते थे जी, और उनके मुख्य प्रतिद्वंदी थे बबलू देशमुख कांग्रेस की ओर से जी। अब बच्चू कडू फंसे हुए हैं कि यदि बच्चू कडू बड़वंत वानखड़े को सपोर्ट करते हैं जी, तो बड़वंत वानखड़े कांग्रेस के सांसद बनने के बाद उन्हें अचलपुर विधानसभा क्षेत्र में तकलीफ होगी जी। बड़वंत वानखड़े का जब हमने इंटरव्यू किया था तो उन्होंने कहा कि बड़वंत वानखड़े अभी तक बच्चू कडू से नहीं मिले जी। बच्चू कडू के पास 2 विधायक है जी, वे खुद और राजकुमार पटेल मेलघाट विधानसभा क्षेत्र से लीड लेकर ही नवनीत राणा सांसद बनी है जी। अचलपुर विधानसभा क्षेत्र में भी कमोबेश नवनीत राणा को बहुत अच्छा वोट बैंक मिला था पिछले लोकसभा चुनाव में। दोनों विधानसभा अभी बच्चू कडू की प्रहार पार्टी के पास है जी। बच्चू कडू अंत तक अपने पत्ते खोलते नहीं हैं, और जब उन्हें लगता है कि विधानसभा चुनाव के दृष्टिकोण से उन्हें क्या बेनिफिशियल है जी, उस हिसाब से वे लोकसभा में कार्ड खेलते हैं जी। एक संभावना ये भी जताई जा रही है कि यदि जात प्रमाण पत्र वैध ठहराया जाता है नवनीत राणा का, उनके हाथ में कमल दिया जाता है, तो बच्चू कडू की पार्टी आनंदराव अडसूळ को भी उम्मीदवार बना सकती है। बच्चू कडू की पार्टी दिनेश बूब को भी उम्मीदवार बना सकती है। अब ये बात अलग है कि आनंदराव अडसूळ तैयार होते हैं ये या नहीं, दिनेश बूब तैयार होते हैं या नहीं, लेकिन बच्चू कडू वेट एंड वॉच रखकर हमेशा अपनी भूमिका लेते हैं। आपको फॉर्म भरने के 2-3 दिन पहले तक वे अपने पत्ते नहीं बताएंगे। वे यही कहेंगे कि कभी वे शिंदे के खिलाफ दिखाई देते हैं, कभी भाजपा के खिलाफ दिखाई देते हैं, कभी वे कांग्रेस के खिलाफ दिखाई देते हैं। वे मीडिया में बने रहते हैं, और मीडिया में बने रहकर उन्हें अच्छी तरह पता है कि राजनीति कैसी करनी है। उनके विधानसभा क्षेत्र का यदि राजनीतिक जातिगत समीकरण आप देखो जी, वहाँ यदि वे किसी मराठा कैंडिडेट के साथ खड़े हो जाए जी लोकसभा में, तो वहाँ का माड़ी समाज उनके खिलाफ चला जाता है, और यदि वे भाजपा के उम्मीदवार को खुले तौर पे समर्थन करते हैं तो वहाँ उनसे मुस्लिम और दलित वोट बैंक खिसकने की उनको डर है, और यदि वे भाजपा के उम्मीदवार को अपना समर्थन घोषित नहीं करते हैं तो अचलपुर विधानसभा क्षेत्र में जितने हिंदुत्ववादी वोट हैं वो उनसे खिसकने का डर है जी। इसलिए मुझे तो लगता है कि बच्चू कडू के सामने ही सबसे विकट समस्या है इस लोकसभा चुनाव में। हालांकि बच्चू कडू ने कहा है कि वे 14 सीटों पर उम्मीदवार खड़े करेंगे, उन्होंने पिछली बार भी ऐसे ही कहा था। फिर अंत में वो जिसकी खबर बन सकती है ऐसे उम्मीदवार उन्होंने खड़े किए। कलावती को खड़ा किया था, शायद क्या नाम है, यवतमाल से कलावती को किया था, और यहाँ से समय पे शायद राजेंद्र गवई को उन्होंने पिछली दफ़ा अपना समर्थन दिया। हाँ, तो वो बच्चू कडू वेट एंड वॉच में हमेशा रहते हैं, और रोज़ उनका बयान आता है, कभी आता है शिंदे के खिलाफ, कभी आता है भाजपा के खिलाफ। जिनके खिलाफ आप हो उन्हीं के साथ गठबंधन में शामिल कैसे हो सकते हो जी। ये समझ से बच्चू कडू की राजनीति परे है, लेकिन कुछ भी हो इस कारण वे हमेशा खबरों में बने रहते हैं। इसी चर्चा में थोड़ी देर पहले जब हमारी बात हो रही थी बीजेपी को लेके, भाजपा को लेके, कि ये मोदी की भाजपा है, यहाँ का कोई स्थानीय नेता पार्टी नेतृत्व के आदेश के खिलाफ जाने के बारे में सोच भी नहीं पाएगा। मान लेते हैं कि नवनीत राणा को भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी बनाती है। बच्चू कडू इस समय एनडीए में शामिल है, महायुति में शामिल है। राणा और बच्चू कडू इनका भी जो आपस में एक टसल चलती है, जो एक टकराव वाली स्थिति बनती है, ठीक है, बीजेपी का कोई स्थानीय नेता विरोध नहीं कर पाएगा, ऐसी कोई मजबूरी बच्चू कडू के साथ में नहीं है। बिल्कुल, यहाँ आपकी वो बात मुझे लगता है कि मेरी राय है, यहाँ आपकी वो बात फिट बैठती है संजय खोड़के वाली। यहाँ बच्चू कडू ये भूमिका ले सकते हैं अगर नवनीत राणा को हम इफ बट यदि और सब बातें कर रहे हैं। ये सारी चर्चा इस समय अगर मगर में चल रही है कि ऐसे हो सकेगा, ऐसे नहीं होगा, और ऐसे अगर होता है तो आगे क्या होगा। बच्चू कडू ऐसी भूमिका में अमरावती लोकसभा क्षेत्र से अपनी तटस्थ भूमिका रख सकते हैं जी, और तटस्थ भूमिका में
उनके हाथ में सारे राजनीतिक लड्डू रहेंगे जी, क्योंकि उनका विधानसभा क्षेत्र भी सेफ रहेगा। उनके साथ जो राजकुमार पटेल है, राजकुमार पटेल का भी राजनीतिक भविष्य जो 2-3 महीने बाद तय होना है वो भी सेफ रहेगा। यदि इसीलिए मैंने कहा ना कि बच्चू कडू जब तक दोनों प्रमुख पार्टियों के उम्मीदवार घोषित नहीं होते हैं तब तक अपनी भूमिका घोषित नहीं करेंगे। और मेरा जो अनुभव है पत्रकारिता का, ये दोनों उम्मीदवार तय होने के बाद बच्चू कडू फिर एक पार्टी की मीटिंग लेंगे, उसमें तय वही होगा जो बच्चू कडू के मन में है, लेकिन बताया जाएगा कि कार्यकर्ताओं के मन की बात तय हो रही है, बताया जाएगा कि पदाधिकारियों के मन की बात हो रही है जी। उसके बाद बच्चू वही करेंगे जो उनके लिए, उनकी पार्टी के लिए राजनीतिक रूप से सेफ है। भाजपा अपनी तरफ से इस बार उन्होंने पहले से ही बोलते आए कि हर तरफ नया और युवा चेहरा, भले ही आनंदराव अडसुल का नाम भी चल रहा हो यहाँ से, और लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो भाजपा नेताओं के साथ कैप्टन अभिजीत अडसुल काफ़ी घूम रहे और मिलजुल भी उनका चालू है। समय पर ऐसा हो सकता है कि जो चर्चा चल रही है आनंदराव की जगह अभिजीत अडसुल को मैदान में उतारा जाए? नहीं, देखो, आनंदराव जी अडसुल खुद के लिए इच्छुक है। वे दबे स्वर में कई राजनीतिक लोगों को जिले में कह चुके हैं कि वे एकनाथ शिंदे से बात करके यदि ऐसी परिस्थिति आती है तो निर्णय लेंगे, और वो निर्णय खुद के लिए होगा। और मुझे भी नहीं लगता है कि आनंदराव अडसुल के रहते हुए कभी अभिजीत अडसुल उनके सामने कोई लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। हाँ, ये जरूर है कि हमने अभी तक जो चर्चा नहीं की है, भारतीय जनता पार्टी ने 2 नाम ऊपर भेजे हैं, एक नवनीत राणा और एक सिद्धार्थ वानखड़े। सिद्धार्थ वानखड़े भी उनके पास युवा चेहरा है और उन्होंने कई युवा चेहरे दिए हैं। युवा चेहरे देना इसका मतलब ये नहीं है कि बुजुर्गों को टिकट ही नहीं देना। युवा चेहरों को इस बार उन्होंने निश्चित रूप से ज़्यादा प्रमाण में सामने लाया है। सिद्धार्थ वानखड़े भी एक नाम है उनके पास, लेकिन उसकी संभावनाएं मुझे थोड़ी कम लगती है। और कुछ मेरे ख्याल से तो सब कुछ हो गया। कंक्लूड कैसा करते? कंक्लूड कर दो यहाँ पे। हाँ, और ये भी एक हो सकता है उसमें कि अगला चुनाव लोकसभा का ओपन होने वाला है। लोकसभा चुनाव की मतगणना 4 जून को होगी। 6 जून के पहले हमारे पास में चुनावी नतीजे रहेंगे। उसके 3-3.5 महीने बाद में विधानसभा का चुनाव होगा। ये तो तय है कि अमरावती संसदीय क्षेत्र में इस समय जो भी राजनीति चल रही है वो आने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए राजनीति को आगे बढ़ाया जा रहा है। एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा ये भी है कि वर्ष 2029 का जो लोकसभा चुनाव रहेगा तब अमरावती संसदीय क्षेत्र अनारक्षित यानी ओपन रहेगा, जैसा आज अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। तो क्या ऐसा भी है, ये भी संभावना है कि आज जो कुछ भी राजनीतिक बिसात बिछाई जा रही है इसके पीछे कहीं ना कहीं वर्ष 2029 के चुनाव को भी ध्यान में रखा जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, सही मुद्दा आपने उठाया, सही बात कही। 2 चीज़ें हैं। 2029 का चुनाव अमरावती लोकसभा के लिए महत्वपूर्ण होगा। एक तो 33% महिलाओं का आरक्षण लागू होगा। दूसरा, ये परिसीमन जो 5 चुनाव के लागू होता है अगली चुनाव में ओपन हो जाएगा जी। कांग्रेस की राजनीति और शिवसेना उभाटा की राजनीति इसी से प्रभावित है जी। मेरा स्पष्ट मत है कि शिवसेना के जिले के नेताओं ने दिनेश बूब के लिए वैसे समायोजित प्रयास नहीं किए जैसे करने चाहिए थे जी। अब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वे एकजुट है। वे कल या परसों जाकर उद्धव ठाकरे से मिले, माफ़ कीजिए अरविंद सावंत से मिले, शिवसेना के बड़े नेताओं से मिले, लेकिन शिवसेना के उन नेताओं में भी ये बात दिमाग में कहीं ना कहीं है कि 2029 का चुनाव ओपन है जी। जब यहाँ उन सभी लोगों की सुप्त इच्छाएं फिर से जागृत हो जाएगी जो ये सीट आरक्षित होने के बाद से अपने आप को दबाए हुए हैं जी। इसलिए 2029 के चुनाव को देखकर भी कुछ नेता जो इस चुनाव से बाहर है अपनी रणनीति बना रहे हैं जी। अब वो ये बात अलग है कि वो रणनीति में वो कितने सफल होते हैं कितने असफल होते हैं, लेकिन 2029 का चुनाव भी प्रभावित कर 2029 का परिसीमन बदलने के बाद होने वाला चुनाव भी इस चुनाव को प्रभावित अब तक करता आया है जी। तो ये मेरे साथ थे अमरावती मंडल और मंडल न्यूज़ के संपादक अनिल अग्रवाल जी। आज जो भी चुनावी हलचलें चल रही हैं इस पर हमने एक संभावित संभावनाओं को लेकर कुछ कयास लगाए, उस पर हमने चर्चा की। आगे चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, राजनीतिक स्थितियां जैसे जैसे बदलेंगी,
उस समय जो भी संभावनाएं बनेंगी, जो भी हालात रहेंगे, उसको लेकर हम लोग एक बार फिर संपादक अनिल अग्रवाल जी के साथ बैठकर परिचर्चा करेंगे। और यदि आपके पास भी ऐसे कोई यदि आपके पास भी आपको ऐसा लगता है कि आपके कुछ सवालों को हम अपने इस परिचर्चा में शामिल करें, तो आप अपने सवाल मंडल न्यूज़ और अमरावती मंडल के ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं या हमें प्रत्यक्ष भी भेज सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।